नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास दो वर्कशीट आई है। पहली है 158A और इसी के नीचे है हमारी 158B। तो आज हमारे पास दो वर्कशीट आई है, दूसरी वर्कशीट नहीं आई है। ये हमारी लुकिंग अराउंड यानी ईवीएस की वर्कशीट आई है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में ये दोनों वर्कशीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम हिंदी की वर्कशीट से शुरू करते हैं। ये हमारी होने वाली है 1 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ जब मुझको सांप ने काटा से होने वाली है। तो ये कौन सी वर्कशीट है? पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, यानी इसमें हम रिवीजन करेंगे। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और यह भी जाना होगा कि कैसे झाड़ फूंक वाले बूढ़े आदमी ने सारे गांव के सामने बालक की जान बचाने का झूठा नाटक किया। चलिए अब देखते हैं कि हमने पाठ से और क्या क्या सीखा। प्रश्न नंबर 1 में वो बता रहा है, बच्चों पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और जिस क्रम में ये पाठ में आए हैं उनके आधार पर इनकी क्रम संख्या लिखिए। उदाहरण के लिए जो वाक्य पाठ में पहले आया है उसके आगे 1 लिखा है, ऐसे ही बाकी वाक्यों की क्रम संख्या भी खाली बॉक्स में भरिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर पाठ की कहानी लिखी हुई है। ठीक है, कुछ कुछ बीच में से ये वाक्य लिखे हैं। तो इनमें से जो वाक्य पहले आया है, जो बात कहानी में पहले हुई थी, उसके आगे पहला नंबर लिखना है। फिर उसके बाद जो हुई फिर उस पर दूसरा लिखना है। फिर उसके बाद जो हुआ तीसरा लिखना है। फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे। ठीक है, यानी इनको ऑर्डर में हमें लगाना है। तो देखिए सबसे नंबर 1 पर दे रखा है इन्होंने। सबसे पहले बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। तो ये कहानी में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ था? फिर ये देखिए यहाँ पर है नंबर 2 कि सांप का नाम सुनकर नानी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद कहानी में क्या हुआ था? ये देखिए यहाँ पर है नंबर 3, शाम को खेलते समय बालक को बर ने काट खाया। यह है नंबर 4 कि नाना नानी ने समझा कि उसे सांप ने काटा है। वे तुरंत उसे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले गए। ठीक है, और फिर यहाँ पर है नंबर 5 कि नाना जी ने झाड़ फूंक करने वाले बूढ़े आदमी को बहुत से उपहार भी दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कहानी के इन वाक्यों को दोबारा से जिस ऑर्डर में ये कहानी में आए हैं, जिस तरीके से ये कहानी में आए थे, उसी तरीके से यहाँ पर इनको लिख दिया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। यदि विराम चिन्ह सही जगह लगे हैं तो वाक्य के आगे खाली स्थान पर सही का निशान लगाइए, यानी इस तरीके का, अन्यथा गलत का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर हमने देखिए पढ़ा था ना कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक पूर्ण विराम होता है जब वाक्य खत्म हो जाता है। एक अल्प विराम होता है जब वाक्य बीच में रोकना होता है थोड़ा सा। ठीक है, एक प्रश्नवाचक होता है जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, और एक विस्मयादिबोधक होता है जब कोई भावना प्रकट करनी होती है। ठीक है, तो ये 4 तरह के हमने विराम चिन्ह पढ़े थे। इन्हीं का यहाँ पर इस्तेमाल पूछा गया है कि क्या यहाँ पर जो किया गया इस्तेमाल सही है या नहीं है। तो देखिए कैसे। पहला वाक्य है केंचुआ, फिर अल्पविराम, ठीक है, गिरगिट और सांप रेंगने वाले जीव हैं, और फिर लास्ट में पूर्ण विराम। तो ये वाक्य इसमें सही विराम चिन्ह उपयोग किए हैं, तो इस पे हम ठीक का निशान लगा देंगे। फिर देखिए दूसरा क्या है, बर किस रंग की होती है। ये देखिए यहाँ पर बोला है किस रंग की, यानी वो प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो इन्होंने पूर्ण विराम लगाया है वो गलत है। यहाँ पर प्रश्नवाचक आना चाहिए था, तो ये गलत है, इसलिए हम गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा क्या है, मेरे नाना नानी मुझे प्यार करते हैं। लेकिन आखिरी में क्या लगा दिया इन्होंने? अल्प विराम लगा दिया, कोमा लगा दिया। लेकिन यहाँ पर कोमा नहीं आना चाहिए था। जब वाक्य खत्म हो गया तो पूर्ण विराम आना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, फिर चौथा देखते हैं, हाय। ये देखो यहाँ पर वो भावना प्रकट कर रहा है, हाय। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक आना चाहिए था, ना कि पूर्ण विराम। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और ये देखिए बाद में क्या है, ये क्या हो गया। तो यहाँ पर भी प्रश्नवाचक आना चाहिए था। क्या जब शब्द आ गया वो प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक आना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो गया। चलिए अगले पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर क्या लिखा हुआ है? प्रश्न 3, पाठ में आए ऐसे कोई 3 वाक्य खोजकर लिखिए जिनमें कोई क्रिया हो रही हो। देखिए क्रिया हमने पढ़ा था, क्रिया क्या होता है? जिस भी शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वो शब्द क्या होता है? क्रिया होता है। यानी जिस भी शब्दों को देखकर हमें ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, वो क्या है? वो क्रिया है। जैसे एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि सांप अहाते में रेंग रहा है। ठीक है, तो वो रेंगने का काम कर रहा है, तो ये क्रिया है।
ऐसे ही हमें 3 वाक्य अपने किताब अपने इस चैप्टर में से खोज कर लिखने हैं। तो ये देखिए, आप ये वाक्य लिख सकते हैं। सबसे पहले है, मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। ठीक है, तो झाड़ फूक वाला जो आदमी था वो बच्चे के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा, तब हमने ये वाक्य देखा था। तो मंत्र पढ़ने लगा, इससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, मंत्र पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये क्रिया है। दूसरा वाक्य देखिए, वह चट मुझे उठाकर बाहर भागे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, बाहर भागने का काम हो रहा है। तीसरा वाक्य देखिए, मैंने सांप पकड़ा है। तो यहाँ पर सांप पकड़ने का काम हो रहा है, तो पकड़ा है क्या है, ये क्रिया है। तो इस तरीके से ये 3 वाक्य आप लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में वो पूछ रहा है कि नीचे दिए गए शब्द जाल में से रेंगने वाले जानवरों के नाम खोजिए और रोचक तथ्यों को बोलकर पढ़िए। यानी ये यहाँ पर शब्द जाल उन्होंने दिया हुआ है, इसमें से हमें ऐसे जानवरों के नाम खोजने हैं जो रेंगने वाले हों। जैसे कि ये देखिए, सबसे पहले क्या है, गिरगिट। ठीक है, तो ये शब्द आप निकाल लेंगे, ये शब्द लिख लेंगे। और क्या है, केंचुआ। ठीक है, एक उन्होंने करके दिखा रखा है, ये देखो, मगरमच्छ। ठीक है, और क्या है, ये देखिए सांप, यहाँ पर सांप। तो इस तरीके से आप इन जानवरों के नाम निकाल लेंगे। इसके अलावा यदि कोई और रह गया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। फिर देखिए और क्या है, रेंगने वाले जीवों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। तथ्य मतलब देखिए ये फैक्ट्स हैं, यानी ये सच बातें हैं। जैसे कि सांप क्या है, सांप के कान नहीं होते हैं। ठीक है, वह बीन की धुन सुनकर नहीं नाचता, अपितु वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैलाता है और हमें लगता है कि वह झूम रहा है। दूसरा तथ्य क्या बताया है कि गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है, वह अपनी दोनों आंखों को एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। तीसरा कछुए के बारे में बताया है, कुछ कछुए 150 साल या उससे ज़्यादा साल भी जीवित रह सकते हैं। चौथा, छिपकली। छिपकली और सांप सूंघने के लिए भी जीभ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब सच बातें हैं इन जानवरों के बारे में। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। यहाँ पर लिखा है कि कहानी में नाना जी ने झाड़ फूंक वाले आदमी को बहुत सारी चीज़ें भेंट में क्यों दी होंगी। तो आप ये अंदाज़ा लगाना है आपको यहाँ पर कि नाना जी ने झाड़ फूंक वाले आदमी को बहुत सारी चीज़ें भेंट में क्यों दी होंगी। ठीक है, तो इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं कि नाना जी को लगा कि झाड़ फूंक वाले आदमी ने उस बच्चे को ठीक किया है, इसीलिए उससे खुश होकर उपहार के रूप में उसे बहुत सारी चीज़ें भेंट में दी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब हम आज की दूसरी वर्कशीट कर लेते हैं हमारी ईवीएस की। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 158 बी। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट होने वाली है 1 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, इधर अपना नाम और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी ईवीएस की टेक्स्ट बुक का नाम है लुकिंग अराउंड, और यूनिट कौन सी कर रहे हैं हम, वाटर और वाटर, यानी पानी रे पानी। चलिए इसको शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि जल हमारे जीवन में क्यों बहुमूल्य है। जीवित रहने एवं दैनिक कार्यों हेतु जल अति आवश्यक है। जल प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी, ठोस, तरल और गैस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जल यानी पानी जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसे हम जीवित रहने के लिए और हमारे दैनिक यानी दिन के कई काम होते हैं जिनको करने के लिए हमें जल की यानी पानी की ज़रूरत होती है। तो हमारी प्रकृति में, हमारी पृथ्वी पर जल यानी पानी 3 तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। कैसे, एक होता है ठोस यानी सॉलिड, दूसरा होता है तरल यानी लिक्विड, और तीसरा होता है गैस। ठीक है, ये 3 तरीके में कैसे पाया जाता है अभी हम देखेंगे। जल के विभिन्न स्रोत हैं, यानी उसके बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ जहाँ से हमें जल मिल सकता है। जैसे नदी से मिल सकता है, कुएं से मिल सकता है, तालाब से मिल सकता है, वर्षा यानी बारिश से होता है, इत्यादि। हम सभी का यह दायित्व है कि हमें जल की बर्बादी रोककर उसके संचय हेतु कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो हमें उसका वेस्टेज नहीं होने देना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए पानी। ठीक है, जितना सही तरीके से हो सके उसको वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए जल के विभिन्न स्रोतों को पहचान कर उल्टे वर्णों से सार्थक शब्द बनाएं। यानी यहाँ पर जो चित्र बने हैं उनके हिसाब से जो इनके नाम होने चाहिए वो इन्होंने उल्टे कर दिए हैं, हमें उनको सही करना है। देखिए पहला ये शब्द क्या है, ये है नल, तो इसकी स्पेलिंग गलत कर दी है, इसको हम सही कर देते हैं नल। दूसरा क्या है, बारिश यानी वर्षा, तो इसकी भी स्पेलिंग उन्होंने गलत कर दी है,
वर्षा की स्पेलिंग सही हमने कर दी, ये देखिए इस तरह। ये क्या है, ये है समुद्र, ठीक है, या समुद्र, तो इसकी स्पेलिंग हम सीख कर देते हैं समुद्र। फिर क्या है ये, तालाब, तो तालाब भी सही लिख देते हैं हम तालाब। और ये क्या है लास्ट में, ये है हैंडपम्प, ठीक है। तो इस तरीके से हैंडपम्प को हम सही तरीके से लिख देंगे। चलिए फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि नीचे विभिन्न कार्यों की सूची दी गई है जो कि जल द्वारा संभव है। यानी यहाँ पर ऐसे काम लिखे हुए हैं जिनमें हमें पानी की आवश्यकता होती है, प्रत्येक को उससे संबंधित गतिविधि के साथ मिलाएं। यानी यहाँ पर बीच में वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ काम लिखे हुए हैं और साथ में चित्र भी बने हुए हैं, हमें उनको मिलाना है। तो देखिए सबसे पहला नाम क्या लिखा हुआ है, क्लीनिंग यानी सफाई। तो सफाई के लिए कौन सा चित्र बना हुआ है, ये देखिए ये वाला, ठीक है, ये लड़की सफाई कर रही है। फिर दूसरा क्या है, आग बुझाना यानी एक्सटिंग्विशिंग फायर। तो यहाँ पर आग कौन बुझा रहा है, ये देखिए ये रहा फायरमैन, ये आग बुझा रहा है, उसके लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है। तीसरा है पौधों को पानी देना यानी वाटरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर ये औरत पानी दे रही है, इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे। और चौथा है दांतों की सफाई यानी ब्रशिंग टीथ। तो जब आप अपने दांत को ब्रश करते हैं तब भी आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये मिलाना था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि नीचे दी गई जल की अवस्थाओं यानी स्टेट्स ऑफ वाटर को पहचान कर उनके नाम लिखें। तो देखिए ऊपर हमने ये देखा था कि पानी जो है वो 3 तरीके से पाया जाता है। कौन कौन सा, सॉलिड यानी ठोस, दूसरा लिक्विड यानी तरल, और तीसरा गैस, ठीक है। तो ये कौन कौन से तरीके होते हैं, देखो सॉलिड क्या होता है, जो ठोस चीज़ होती है जिसकी अपनी एक आकृति होती है, अपनी एक शेप होती है। जैसे कि ये क्या है, एक बर्फ़ का टुकड़ा, ठीक है, आइस क्यूब जिसको हम बोलते हैं, ये बर्फ़ है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये देखिए जब ये पानी गर्म हो रखा है तो इसमें से भाप निकलती है, ये क्या है, ये गैस है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, ये पानी के ग्लास है, ठीक है, ग्लास के अंदर पानी है तो वो तरल है यानी लिक्विड है। तो पहला क्या हो गया, सॉलिड यानी ठोस, दूसरा क्या है यहाँ पर गैस है, और तीसरा क्या है, तरल यानी लिक्विड। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं तो पानी ही, लेकिन ये अलग अलग अवस्थाओं में है, अलग अलग स्टेट्स में है, अलग अलग तरीके से ये हम देख सकते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है कि इनको पहचान कर उनके नाम लिखना है। तो पहला क्या है, पहला है सॉलिड यानी ठोस, ठीक है। दूसरा क्या है, गैस, ठीक है, गैस। और तीसरा क्या है, तरल यानी लिक्विड, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये 3 स्टेट होते हैं पानी के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड ठोस, ठीक है, लिक्विड यानी तरल, जो बह जाता है उसको होता है लिक्विड यानी तरल, और तीसरा क्या है, गैस, ठीक है, जो हवा में मिल जाता है वो होता है गैस। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि अभ्यास हेतु यानी प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी ईवीएस की जो वर्कबुक है उसमें से पेज नंबर 14 और 15 भी करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।